हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर मैपिंग सीरीज। मित्रों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जीएस ह्यूमर की वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में हम ये हमारा तीसरे कॉन्टिनेंट ये शुरुआत करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम दो कॉन्टिनेंट्स को कर चुके हैं। पहला कॉन्टिनेंट हम नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो कॉन्टिनेंट है हम साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तीसरा हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में क्योंकि कुछ ज़्यादा वीडियो आ सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा एक दो वीडियो एक्स्ट्रा आएगा बाकी की कंपैरिजन में। बिकॉज अफ्रीका कॉन्टिनेंट थोड़ा बड़ा है, यहाँ से फैक्ट्स ज़्यादा निकलते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से अच्छे बनते हैं। तो हम थोड़ा आराम से कायदे से थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को देख रहे होंगे। तो यहाँ हम देखने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू करके देख चुके हैं, आप अपनी मैपिंग को पूरी स्ट्रॉन्ग करने के मूड में और अच्छे तरीके से पढ़ने के मूड में हैं, तो प्लीज़ आप अपने साथ जो आपका एटलस है और आपके नोट्स हैं उन नोट्स को साथ में लेके बैठें। जो पॉइंट्स मैं आपको कंसीडर करा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बार बार रिवाइज भी करने हैं। ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले अफ्रीका को आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन। यहाँ हमें ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा मिलने वाला है। इस वाली वीडियो में हम कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन टाइप का होगा वो वाला कर रहे होंगे अफ्रीका में, फिर धीरे धीरे इसके जो पहाड़ पर्वत नदियां हैं, इस तरह से हम पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले अफ्रीका की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीका हमारा महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से जो है ये एरिया वाइज भी ध्यान रखना है। यानी कि एरिया वाइज भी अगर हम जब बात कर रहे होंगे और पॉपुलेशन वाइज भी हम बात कर रहे होंगे, तो एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी पहला सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट होगा वो तो था हमारा पहला एशिया होता है। लेकिन दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा सबसे मतलब एरिया वाइज हमारा जनसंख्या वाइज हमारा एशिया था। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, अफ्रीका की हम बात करेंगे, तो अफ्रीका हमारा जो है सबसे दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है, जनसंख्या वाइज भी और क्षेत्रवार भी, दोनों तरीके से बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके जो चारों तरफ जो लैंड इसके वाटर बॉडीज होंगी हम उनको यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो, अगर हम वाटर बॉडीज की अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा से बड़े मैप में मैं आपको ले जाऊंगा। नॉर्थ में जस्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो यूरोप है, यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे यहाँ आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, यानी कि इसे हम भूमध्य सागर बोलेंगे। ठीक है। और अगर और साथ आगे इस पूर्व की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें लाल सागर या रेड सी मिल जाएगा। थोड़ा और पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है इधर। ठीक है। यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सोमाली बेसिन मिल जाएगा, और जो कि हमारा यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है ये इसका भाग मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अंगोला बेसिन मिल जाएगा, और अगर नियरली यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ अटलांटिक ओशन जो है हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ये मैंने आपको देख लिया, पूर्व उत्तर पूर्व में यहाँ पर रेड सी था, लाल सागर यहाँ पर मैंने आपको बताया, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर पूर्व में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से जो वाटर बॉडीज है मेन मेन उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम अफ्रीका की जो है लोकेशन की स्थिति की बात कर रहे होंगे। तो देखो, अगर हम बात करेंगे पूरे पृथ्वी की या फिर अपने जो पूरे ग्लोब की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है हमें देखने को मिलेगा 0 डिग्री। ठीक है। 0 डिग्री को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 0 डिग्री है, और इस तरह हमारा 0 डिग्री है। ये पृथ्वी को दोनों बीचा बीचों भागों में इस तरह से काटता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये तो 0 डिग्री हो गया हमारा देशांतर। लेकिन जब हम अक्षांश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री अक्षांश, जो आप देख रहे हैं बीचों बीच से होकर निकल रहा है पृथ्वी के। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो, ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका से 0 डिग्री जो यानी कि वो जो इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर यहाँ होके निकल रहा है। हम जब बात करेंगे कर्क रेखा की तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये आ रहा है डॉटेड, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये डॉटेड आ रहा है, यानी कि मैंने रेड लाइन भी यहाँ पे बना दी, तो यहाँ होके हमारी जो है कर्क रेखा निकलेगी। और नीचे मकर रेखा की हम बात करेंगे तो हमारी मकर रेखा यहाँ पर निकल निकल पा रही होगी। पूरे विश्व में एकमात्र महाद्वीप ऐसा अफ्रीका है जहां से ये तीनों जो रेखाएं हैं वो निकलती हैं। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी, और हमारी मर्क रेखा भी, मकर रेखा भी। दूसरी अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज, तो हमें यहाँ देखने को ये मिल जाएगी कि जो हमारा अफ्रीका है इसका विस्तार हमें चारों गोलार्धों में देखने को मिल जाएगा। चारों गोलार्धों में कैसे? देखो, चारों गोलार्धों का सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको अगर छोटे रूप में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर हो गया बीच में, और ये हो गया हमारा जो है, अगर हम इक्वेटर के सापेक्ष में बात करेंगे तो इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया है इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। इक्वेटर से दक्षिण वाला एरिया है साउथ में, इसको हम बोलेंगे साउदर्न गोलार्ध। तो ये तो नॉर्थ साउथ गोलार्ध हो गए हमारे हेमिस्फीयर्स। अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। यानी कि अगर इसके पश्चिम में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो गोलार्ध मिल जाएगा, और इसके पूर्व में हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध मिल जाएगा।
अब इस कंडीशन को हम एप्लीकेबल करते हैं हमारे ग्लोब पे। तो हम ग्लोब पे यहाँ पर देखेंगे तो देखो जैसे मैंने बताया 0 डिग्री यहाँ उसकी निकल रही है, तो 0 डिग्री उत्तर वाला एरिया भी अफ्रीका में है, 0 डिग्री का कुछ एरिया पे जो है नॉर्थ में साउथ में मिल जाएगा। तो यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में मिल जाएगा। उसी तरह से ये पश्चिम में यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में अगर हम यहाँ देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर यहाँ होके आ रहा है, और पश्चिमी गोलार्ध में ये वाला एरिया पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है, और पूर्वी गोलार्ध में सो पूरा ऑलमोस्ट ज्यादातर अफ्रीका ये आ ही रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये चारों जो हमारे जो चारों गोलार्धों में से होके हमारा जो है अफ्रीका फैला हुआ है। ठीक है, अब हम एक जो चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा बात करने वाले हैं सिनई जल संधि के स्थल संधि के बारे में, ना कि जल संधि के बारे में। सिनई स्थल संधि की हम बात करें तो ये एशिया को और अफ्रीका के बीच में मिलेगी हमें। ठीक है, यानी कि यहाँ तो रहा, इधर रहा हमारा एशिया, यहाँ पर रहा हमारा अफ्रीका, यहाँ पर सिनई स्थल संधि मिलेगी। जल संधि नहीं, ध्यान रखना है, सिनई स्थल संधि मिलेगी। इसको थोड़ा सा बड़े मैप में हम आगे और ले जाएंगे। अब हम सिनई स्थल संधि के बारे में बात करें तो देखिए ये हमें मिल जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये रहा हमारा एशिया, यहाँ पर हमारा अफ्रीका, और इस वाली जगह पर हमें सिनई स्थल संधि मिल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्थल संधि, मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ। देखिए जो सिनई स्थल संधि है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जो इसका निर्माण करके जो ये जो स्थल संधि है ना, सिनई स्थल संधि की अगर बात करेंगे तो ये जो एशिया और अफ्रीका है इन दोनों को तो जोड़ती है, यानी कि ये एशिया ये रहा और यहाँ पर अफ्रीका ये इन दोनों को जोड़ेगी। लेकिन ये अलग अलग किसको कर रही होगी अगर इसके बारे में बात करें तो सिनई स्थल संधि है ये रेड सी को भूमध्य सागर से अलग करती है, यानी कि लाल सागर हमारा ये रहा इस एरिया में, और मेडिटेरियन सी ये रहा, तो इन दोनों को बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाती है, यहाँ पर मिल जाती है हमें ये सिनई स्थल संधि। अब ये सिनई स्थल संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि यहाँ सिनई स्थल संधि है, यहीं पर हमारी जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है सुएज कैनाल, सुएज नहर आपको यहीं मिलने वाली है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुएज नहर हमें इसी सिनई जो स्थल संधि है इस पर मिलने वाली है। यहाँ सुएज नहर का निर्माण करा गया है, और सुएज नहर के द्वारा ये जो हमारा इनके बीच में जो आ रही थी जो रेड सागर यानी कि लाल सागर और जो भूमध्य सागर था, इसको जोड़ा जा रहा है सुएज नहर के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये अगर हम बात करें सुएज नहर की इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, देखो मैं आपको बताऊं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ट्रेड की दृष्टि से सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए सुएज नहर के निर्माण से पहले जो इंडिया का ट्रेड होता था, जब हम अपने पोर्ट से इस तरह से पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के तब जाके हम जो है यहाँ पर जो यूरोप को और इन सारी जगहों को हम अप्रोच करते थे। लेकिन सुएज नहर बनने के बाद हम पूरे अफ्रीका का चक्कर ना लगाने के बाद हम सीधे एंट्री करते हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जो हमारा गल्फ ऑफ अदन वाला एरिया है, यहाँ एंट्री करेंगे। गल्फ ऑफ अदन से एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लाल सागर की ओर, और लाल सागर में से हम यहाँ पर सुएज नहर की ओर होते हुए हम यहाँ पर जो भूमध्य सागर है और यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ तक हमारे लिए जो पहुंच है, कनेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा सुगम्य हो गई है। तो हमारे लिए भी ये जो ट्रेड रूट के माध्यम से अगर उस अप्रोच से भी हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो सुएज नहर। अब हम सुएज नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सुएज नहर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं किस किस को कहां से कैसे कनेक्ट करे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब सुएज नहर पर कुछ जो पोर्ट्स हैं, जो यानी कि जो बंदरगाह हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम बंदरगाहों को देख लेते हैं। तो देखिए जहां भूमध्य सागर का तट है तो भूमध्य सागर की ओर जो पोर्ट है उसको बोलेंगे हम पोर्ट सईद। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पोर्ट जो सईद नाम का यानी कि सईद जो सईद बंदरगाह है ये हमें भूमध्य सागर की ओर मिल जाएगा। और नीचे की ओर जो हम रेड सी वाला जो तट है हम वहां पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें सुएज जो सुएज पोर्ट मिल जाएगा, पोर्ट सुएज हमें मिल जाएगा, पोर्ट सईद मिल जाएगा, सईद मिल जाएगा ऊपर, और सुएज मिल जाएगा हमें नीचे की ओर। ठीक है, सुएज बंदरगाह नीचे मिलेगा और पोर्ट जो सईद है ये ऊपर की ओर मिल जाएगा भूमध्य सागर की ओर। ठीक, ये दोनों तटों पे कौन से बंदरगाह में हमें इनका ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक और कुछ और जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे अफ्रीका के बारे में। तो देखो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि जो एशिया से और अफ्रीका का जो जुड़ाव है, मिलन है, कौन सा बिंदु है। अब हम थोड़ा सा यूरोप से देख लेते हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ है ये पूरा जो एरिया है, सर्कल वाला एरिया है, ये है पूरा यूरोप, और यहाँ ये रहा हमारा अफ्रीका। तो यहाँ ये वाला कहीं पॉइंट होगा जहां हमारा यूरोप, तो अफ्रीका और यूरोप है, इसका मिलन बिंदु होगा। तो बिल्कुल देखिए ये रहा हमारा जस्ट ऊपर की ओर यूरोप, और ये रहा हमारा अफ्रीका, और आप यहाँ पर एक वाटर बॉडी देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ध्यान रखना अपने पॉइंट में, आप नोट डाउन करके लिख लें कि जो हमारा जिब्राल्टर जल संधि है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप जो महाद्वीप है उससे अलग करती है, और जो दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, दो बड़ी वाटर बॉडीज को ये जोड़ रही होती है। ठीक है, ये अफ्रीका जो इसके बारे में हमने जाना जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। ठीक है,
जिब्राल्टर जंक्शन थी आपने यहाँ पर हमने देख लिया। और ये अगर बात करें जब ये जोड़ेगी किस किस को, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें जो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है वो मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा हमें मेडिटेरियन सागर है। लेकिन ध्यान रखना है, जिब्राल्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूरोप और ये जो अफ्रीका है इसके बीच में ये स्थित है, इन दोनों को ये अलग कर रही होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसको हम पठार और मरुस्थलों का महाद्वीप भी बोलते हैं। ये चीज भी आप अपने पॉइंट आउट करके रख लेंगे। पठार और मरुस्थलों का जो महाद्वीप है उसको करके भी बुलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में हम आगे आने वाले वीडियोस में देख रहे होंगे कि अफ्रीका में आप देख रहे हैं ना, ये वाला काफी सारे पठार पाए जाते हैं जो डार्क ब्राउन ब्राउन वाला कलर है। और काफी सारे यहाँ पर हम साहेल रीजन देखेंगे, सहारा डेजर्ट हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि जो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो काफी पठार और डेजर्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बोलते हैं हमारे अफ्रीका को जो पठार और मरुस्थलों का महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में ये देखेंगे कि अब हमने जब डेजर्ट और पठार की बात कर ली तो जो पॉइंट आ गया उसको यहाँ देख ही लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका में ही है। तो सहारा डेजर्ट ऊपर की तरफ है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्ट तो पूछ ही लेता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली इसकी थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ में साउथ में कहां पर है। तो सहारा जो मरुस्थल है ऊपर की ओर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये जो सहारा डेजर्ट है। उसके बाद दूसरा प्रमुख हमारा जो डेजर्ट है उसके बारे में बात करें अफ्रीका का, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा हमें, साउथ की ओर है। देखो भाई यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा कहां पर है, अफ्रीका में। लेकिन कालाहारी मरुस्थल से इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि अफ्रीका में ऐसे कितने देश हैं जो जिन या फिर ये पूछ लेता है कि जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका के कितने देशों में इसका विस्तार है। तो ध्यान रखना है 3 देशों में हमें मिलने वाला है हमारा कालाहारी मरुस्थल। उन 3 देशों का कोड नेम है एनबीएस, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों में हमारा ये जो मरुस्थल मिलने वाला है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम यहाँ देख रहे थे देख रहे थे हमारा कालाहारी मरुस्थल, तो एग्जैक्टली हम तीनों कंट्री यही देख लेंगे हमारे यहाँ पर। ये रहा हमारा नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इसी जगह पर हमारा कालाहारी मरुस्थल था। तो आप पॉइंट आउट कर लेंगे अपने जो मैपिंग है उस मैपिंग में हम कालाहारी मरुस्थल को देख लेंगे। ठीक है, अब हम इन्हें यहाँ देख लिया, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर जो उसका कालाहारी का जो ज्यादातर विस्तार था वो ज्यादातर विस्तार बोत्सवाना में था, लेकिन कुछ भाग नामीबिया और साउथ अमेरिका में भी था। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, अफ्रीका के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी कि सुदूर उत्तरी और सुदूर पूर्वी, सुदूर दक्षिणी, सुदूर पश्चिमी, ये कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको हम बात कर रहे होंगे। तो देखिए अफ्रीका का सबसे पूर्व बिंदु यानी कि ईस्ट मोस्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कंट्री कौन सा है, सोमालिया कंट्री मिलता है आपको। देखो यहाँ पर ये रहा सोमालिया कंट्री। तो यहाँ पर अगर सोमालिया कंट्री की बात करें तो यही हम बात कर रहे होंगे अफ्रीका का जो सुदूर पूर्वी जो बिंदु होगा, उस सुदूर पूर्वी बिंदु का नाम है रास हफून। नाम लिख लेंगे, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। रास हफून नाम का ये जो पॉइंट है कहां पर, सोमालिया में हमें ये मिलने वाला है। ये जो है ये अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु है सोमालिया में। ठीक है, इसी तरह अब सबसे पश्चिमी बिंदु भी हम देख लेंगे। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें पश्चिमी बिंदु केप वर्दे में मिलने वाला है। ठीक है, केप वर्दे में। केप वर्दे आपको कहां मिलेगा, ये रहा केप वर्दे। ठीक है, केप वर्दे में सबसे पश्चिमी बिंदु हमें मिलने वाला है। और इसकी बात करें तो एलमादी पॉइंट इसका नाम है। ठीक, नाम क्या ध्यान रखेंगे, एलमादी पॉइंट, ये लिख लेंगे आप, या फिर एलमादी बिंदु करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो एलमादी पॉइंट, और हम यहाँ ईस्ट में हमने देख लिया जो रास हफून है। ये उत्तरी और जो पश्चिमी जो पॉइंट है हमारे अफ्रीका के, ये हमने दोनों को देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तरी जो पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, इसकी हम बात भी करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट सबसे उत्तरी पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट का नाम आप लिख लेंगे, जो इसका नाम मिलेगा आपको रास बेन सक्का। रास बेन सक्का, ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। और ये पॉइंट है कहां पर, कहां स्थित मिलने वाला है हमें, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें मिलने वाला है ट्यूनीशिया नाम का कंट्री। ट्यूनीशिया में ये हमें मिलने वाला है, तो ध्यान रखेंगे ट्यूनीशिया में उत्तरी पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह हम दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में मिल जाएगा हमें यहाँ पर ये रहा केप अगुलास आपको मिल जाएगा सबसे नीचे। ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, केप अगुलास हमें मिलने वाला है। और केप अगुलास कहाँ का पार्ट मिलेगा, साउथ अफ्रीका, सबसे साउथ में है, तो ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको देख लिया। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अफ्रीका के बारे में, उनको देख लेते हैं। तो अफ्रीका में देखिए बहुत सारी लेक्स के मामले में अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी लेक्स भी हमें यहाँ पर मिल रही होंगी। तो लेक्स को देख लेते हैं। अब लेक की हम बात करेंगे तो देखो पूरे वर्ल्ड की जो हम बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका करा रहा था। तो वहां पर मैंने आपको सुपीरियर लेक के बारे में जिक्र करा था। सुपीरियर झील को मैंने बताया था मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन जब दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे
तब नाम आता है लेक विक्टोरिया का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लेक विक्टोरिया यानी मीठे पानी की झीलों में हम बात करेंगे तो मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी विश्व की जो झील आएगी उसका नाम मिलेगा आपको लेक विक्टोरिया, फिर विक्टोरिया झील। ठीक है, इस विक्टोरिया झील को लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह से हमने कालाहारी का विस्तार देखा था ना, उस तरह से हम लेक विक्टोरिया का भी जो विस्तार देख लेते हैं। लेक विक्टोरिया आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर मैं आपको कंट्रीज को दिखाना चाहूँ तो ऑलमोस्ट इस जगह पर जो है, ये इस जगह पर ये जो दिख रही है ना आपको लेक, यहाँ पर वाटर बॉडी दिख रही है यहाँ पर। अगर हम कंट्रीज के विस्तार की बात करें तो उस कंट्री कोड नेम है इसका टुक, है ना। ठीक है, यानी टी स्टैंड्स फॉर तंजानिया, यू स्टैंड्स फॉर युगांडा, के स्टैंड्स फॉर केन्या। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेक विक्टोरिया है इसका विस्तार है कौन कौन से देशों में है, और लेक जो यहाँ पर सॉरी ये जो हमारा डिजर्ट था कालाहारी मरुस्थल, इसका विस्तार कौन कौन से देशों में था। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका विस्तार भी हमें पता करना है। तो जो लेक विक्टोरिया उनके लिए कोड नेम मैंने आपको बता दिया, टुक, याद रख लेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक हमने देख लिया। अब ये विक्टोरिया झील के बारे में हमने ये तो देख लिया कि मीठे पानी की विश्व की बड़ी झील है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये और जान लेना है कि जब हम ट्रॉपिकल लेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय झील की बात करेंगे, तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक या फिर सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय जो झील है वो हो जाती है। ठीक है, तो और ये तीनों को हमने देख ही लिया, और ये जो लेक विक्टोरिया है। ठीक है, अब इसके बारे में जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके बारे में एक चीज और बोले, जो मैंने आपको बताया ना पठार और जो मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है, उसी तरह एक नाम और इसको दिया जाता है, अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। अंध महाद्वीप एग्जाम में कितनी बार नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लेता है या फिर स्टेटमेंट में डाल के पूछ लेता है कि अंध महाद्वीप के नाम से कौन से कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। अफ्रीका के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने सारे जो देश हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो आपको अफ्रीका में ही मिलने वाला है। तो मेजर जो कंट्रीज से हमने उनको यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर कुछ और बात करेंगे इसके अफ्रीका के बारे में, तो देखिए अफ्रीका के बारे में जब हम ये देख लेंगे तो हम एक चीज और देख लेंगे। जब इंपॉर्टेंट हम चीज यहाँ देख रहे हैं तो हम यहाँ एटलस माउंटेन्स देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन का इसका भी विस्तार पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे मैंने विक्टोरिया का विस्तार बताया, कालाहारी का विस्तार बताया, और एटलस का भी विस्तार हम देख लेंगे। तो एटलस के विस्तार के लिए जो यहाँ पर मिल जाएगा आपको सुदूर नॉर्थ और वेस्ट की साइड में मिल जाएगा। तो विस्तार के लिए इसके लिए एक कोड नेम मैं आपको बता रहा हूँ, मैट करके, है ना। तो ये जो कोड नेम है इसको हम देख लेंगे। तो एरिया हमने यहाँ देख लिया, अब हम कंट्रीज वाइज देख लेते हैं। यहाँ था हमारा जो है ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा, ये हमारा जो पर्वत है एटलस पर्वत का। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब एटलस पर्वत अफ्रीका में किन किन देशों में फैला हुआ है? तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है मैट, वहां पर एम स्टैंड्स फॉर मोरक्को, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ए स्टैंड्स फॉर अल्जीरिया, यहाँ पर ये रहा, और टी स्टैंड्स फॉर ट्यूनिशिया। तो मोरक्को, ट्यूनिशिया, इन तीन देशों में जो हमारा जो एटलस पर्वत है ये फैला हुआ है। ठीक है, और जो माउंट टोबेकल है ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हो जाती है, माउंट टोबेकल ये रहा हमारा, और जो कि मोरक्को देश में आपको मिल जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हमने ये देख ली थी यहाँ पे। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे उनको देख लेंगे। अगर हम बात करेंगे एक जो नदियां और जो पहाड़ पर्वत होंगे उनके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना लेंगे जो अफ्रीका का होगा। अभी हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो जलवायु की हम बात करेंगे अफ्रीका की जलवायु की, तो देखो सीधी सी बात है, जब जलवायु की बात कर रहे होंगे तो जो देख रहे हैं कि तीनों व्रत यहाँ होके निकल रहे हैं, लेकिन जलवायु की हम बात करेंगे तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल टाइप की जो जलवायु है वो हमें मिल जाती है। और ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है तापमान काफी अधिकता में हमें मिलने वाला होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर आ जाता है, देखो जब तापमान ज्यादा आ जाता है तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर की बात आ जाती है। यहाँ पे जब हम नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है हमें, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है हमें कहाँ? डेथ वैली में। ठीक है, और डेथ वैली मैंने आपको कहाँ बताया था? डेथ वैली में मिलता है। और डेथ वैली मैंने आपको बताया था, डेथ वैली मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया में डेथ वैली आपको मिल जाएगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर पाया जाता है स्थल पे। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरी बात करेंगे सेकंड स्थान पे जो सबसे ज्यादा स्थल पे तापमान मिलेगा वो हमें अफ्रीका में मिलेगा। और ये अफ्रीका कहाँ मिल जाएगा हमें? ये अफ्रीका मिल जाएगा हमें अल अजीजिया में। ठीक है, अल अजीजिया आप इसको लिख लेंगे, अल अजीजिया, अल अजीजिया। यानी अल अजीजिया क्या है? डेथ वैली के बाद सबसे ज्यादा तापमान दूसरे पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है कहां पर? अफ्रीका के अल अजीजिया में। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट हो गया। आगे कुछ हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो ये
यहाँ पर बात करें तो देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि जो कर्क रेखा है ये इसके बीचों बीच होके निकल रही है, यहाँ होके गुजर रही है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट तो मकर और ये जो हमारी जो 0 डिग्री सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन हाँ कर्क नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्वेटर के बारे में, 0 डिग्री के बारे में। तो 0 डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यहाँ से बीचों बीच में होके निकल रहा है। अब 0 डिग्री से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अफ्रीका के किन किन कंट्री से होके जो है पास करती है, किन किन कंट्री से होके निकलती है। तो वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, उसको भी कोड नेम की सहायता से हम याद कर लेंगे, वैसे हो सकता है याद होना हो। तो देखो, कई बार जब हार्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, तो पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछ सकता है कि जो इक्वेटर है अफ्रीका में, पश्चिम से पूर्व का उनका क्रम लगाइए, तो हम भी उसी क्रम में इनको यहाँ पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा गैबन, तो हम यहाँ पर जी को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे जो कॉन्गो की बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे होंगे सी। उसके पूर्व में आ जाएगा कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद अगेन सी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको ऐसे आप ऐसे करके सी डी लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, आगे हम देख रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पर आ जाता है हमारा युगांडा, ठीक है। उसके बाद यू लिख लेंगे। युगांडा के बाद आ जाएगा 0 डिग्री हमारा केन्या में, ठीक है, यो केन्या में। उसके बाद पूर्व में जाएंगे तो सबसे पूर्व में हम आ जाएंगे यहाँ पर सोमालिया। तो इन देशों से होकर अफ्रीका के कितने देश हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 देशों से होकर हमारा जो 0 डिग्री है वो जो इक्वेटर है वो पास करता है अफ्रीका के। पश्चिम से पूर्व आप इस कोड नेम को भी याद कर लेंगे, और अपने जो पॉइंट आपके जो पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं आप जिन अपने नोट्स में, उन नोट्स में भी आप इनको नोट डाउन कर लेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित अगर हम कुछ बात करें, क्योंकि जलवायु ठीक ठाक यहाँ पर रहती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। तो एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो अफ्रीका का एक कंट्री आता है यहाँ पर, एक जो वो प्लेस की बात करेंगे आइवरी कोस्ट के नाम से। आइवरी कोस्ट किसके लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन होता है आइवरी कोस्ट में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कोको का सर्वाधिक उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है, ठीक है। अब हम जो एक कंट्री की बात करी थी हमने, तंजानिया की। देखो तंजानिया में जब हम बात कर रहे होंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंट किलिमंजारो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, माउंट किलिमंजारो पढ़ रहे होंगे हम तंजानिया में। जब तंजानिया में हम माउंट किलिमंजारो देख रहे होंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम पूरा जो माउंट्स वगैरह पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन तंजानिया में एक हमारा जो है मिलेगा आपको कुछ जो द्वीप हैं वो मिलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे ये द्वीप्स वगैरह मिलेंगे आपको, कुछ आइलैंड्स वगैरह मिलेंगे। तो तंजानिया के जांजीबार और पेम्बा द्वीप हैं, दो द्वीप हैं, इनको ध्यान रखेंगे, आप लिख लेंगे जंजीबार, ठीक, और पेम्बा, तंजानिया के ये जो द्वीप हैं। और इन तंजानिया के द्वीपों पर जो है हमारा इलायची और लौंग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो दोनों द्वीप हैं ना, इन दोनों द्वीपों को क्लोव आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि क्लोव आइलैंड कौन सा है, कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका के तंजानिया का ये आइलैंड है क्लोव आइलैंड, या फिर इसे लौंग द्वीप भी करके बोलते हैं, हिंदी में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों में आप इसको लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलायची और जो लौंग है उसका प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट हमें मिलेंगे। जो कॉन्गो हम यहाँ पर देख रहे थे ना, कॉन्गो गणराज्य की हम बात कर रहे थे, काफी बड़ा, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, यहाँ पर इसको पूरे वर्ल्ड का प्राकृतिक चिड़ियाघर माना जाता है, ठीक है, यानी कि नेचुरल जो जू माना जाता है, वर्ल्ड का प्राकृतिक चिड़ियाघर माना जाता है, कौन से, कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसके बारे में, ठीक। यहाँ पर ये चीजें हमने देख ली। अब कुछ खनिज संसाधनों की हम बारे में बात कर लेंगे, कुछ कौन कौन से, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन हम आगे वाले वीडियोस में, यानी कि जब पठार पर्वतों को, नदियों को देख रहे होंगे तो एक एक वीडियो में प्रॉपर्ली सारी चीजों को एक तरीके से ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़े तरीके से या फिर थोड़ा डिटेल में हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। देखो चलो बात करेंगे अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरे के उत्पादन की बात करें तो बोत्सवाना और कॉन्गो गणराज्य में ही होता है, यानी कि यहाँ मिल जाएगा हमें बोत्सवाना, ये रहा आपका नीचे, और कॉन्गो रिपब्लिक यहाँ पर ये हो रहा। तो इन दोनों को आप रिमार्क कर लेंगे, किस चीज के लिए, यहाँ पर आप डायमंड के लिए, यहाँ पर काफी मात्रा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमें डायमंड यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम बात करें ये जो साउथ, जो हीरे के मामले में ये दो हो गए, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का एक और जो प्लेस होगा आपको उसका नाम मिल जाएंगे हमें, किम्बरले और प्रिटोरिया, ठीक है, किम्बरले और प्रिटोरिया नाम की दो जगह मिल जाएंगी। किम्बरले और प्रिटोरिया, यहाँ पर ये वाली जगह है, ये भी जो है जो साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी हीरे का जो है प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता है, तो इन दोनों को भी आप लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डायमंड
बात करते हैं हम गोल्ड की, यानी कि स्वर्ण की। स्वर्ण के खनन के लिए भी अफ्रीका काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्वर्ण के खनन की हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका का जो हमारा पार्ट होगा, साउथ अफ्रीका से ये सबसे ज्यादा जो सोने का खनन है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग को नोट डाउन कर लेंगे। जोहान्सबर्ग में सबसे ज्यादा सोने का जो खनन है साउथ अफ्रीका से, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अफ्रीका के बारे में इसको अंध महाद्वीप भी बोलेंगे, पठार और मरुस्थलों का महाद्वीप भी बोलेंगे। अफ्रीका के बारे में एक इंपॉर्टेंट आपको चीज ये भी देखनी है कि जो मनुष्य है, मानव है, होमो सेपियंस की जो उद्भव की बात करी जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप से ही बात करी जाती है। यानी कि ये माना जाता है कि जो मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति है, उस प्रजाति की उत्पत्ति को, मानव प्रजाति की उत्पत्ति को अफ्रीका महाद्वीप से ही माना जाता है, यहीं से समझा जाता है। अब जब मानव प्रजाति की हम बात करेंगे तो जो स्पीसीज देख रहे होंगे अफ्रीका में, सबसे ज्यादा मात्रा में स्पीसीज जो मिलने वाली है, उस स्पीसीज का नाम क्या है? निग्रिटो। निग्रिटो नाम की सबसे बड़ी जो स्पीसीज है वो हम देख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर निग्रिटो की हम बात करेंगे तो निग्रिटो लोगों के फीचर्स आपने देखे होंगे, आंखें बड़ी होती हैं, सिर चौड़ा होता है, होठ मोटे होते हैं। ये निग्रिटो जो प्रजाति है उनकी जो है पहचान होती है। ठीक है, एक यहाँ पर हम अगर बात कर रहे होंगे, नाइजीरिया कंट्री है ना, इसके बारे में आप देख लेंगे, उसके बाद हम प्रजातियों पर बात करेंगे। तो जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये डाल लेंगे कि अफ्रीका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री अगर कोई है तो नाइजीरिया में है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यही है कि आप इंडिया में भी जो ज्यादातर अफ्रीकन देखेंगे तो नाइजीरियन लोग ही आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर इन चीजों को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अफ्रीका की जो कुछ ट्राइब्स है ना, वो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ ट्राइब्स के बारे में आप लिख लेंगे, अफ्रीका में कौन कौन सी ट्राइब कहाँ पर मिलती है। तो जो हम देखेंगे, एक जो ट्राइब मैंने आपको बताई थी, बुशमैन नाम की जो ट्राइब है। ठीक है, बुशमैन यानी कि बुशमैन नाम की जो ट्राइब है, ये आपको कहाँ मिलेगी? जो हम कालाहारी डेजर्ट देख रहे थे ना, यहाँ पर, यहाँ कालाहारी डेजर्ट में ही हमें बुशमैन जो ट्राइब है ये मिल रही होगी। आप इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, और ये कौन कौन सी कंट्रीज में पड़ता है मैंने आपको बता दिया, जो एनबीएस नाम के कंट्रीज से ये कोड था, यहाँ पर मिलेंगे। एक आती है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी नाम की एक जो ट्राइब है, जनजाति है, ये इसकी हम बात कर रहे होंगे। तो ये मिलती है हमें कहाँ पर? कॉन्गो बेसिन में मिलती है, यानी कि यहाँ पर ये कॉन्गो वाला एरिया है, यहाँ पर हमें पिग्मी जो है जनजाति है ये मिल रही होगी। एक उसके बाद हम बात करेंगे जो है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति की, अगर बद्दू ट्राइब की हम बात करेंगे तो ये सहारा डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर हमें बद्दू जनजाति मिलती है। ठीक है, उसके बाद बगांडा है ना, लुओ और बगांडा। लू और बगांडा नाम की भी ट्राइब है। ये ट्राइब हमें कहाँ मिलेगी? तो ये विक्टोरिया झील के आसपास वाला ये जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया है, यहाँ पर ये हमें ट्राइब मिल रही होगी। ठीक है, और अगर बंतू एक ट्राइब है उसकी बात करें तो पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीकी जो एरिया है, यहाँ पर हमें कौन सी मिल जाएगी? ये बंतू मिल जाएगी। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, दो तीन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, अब ढूंढने को तो बहुत सारी मिल सकती हैं। और ये मसाई ट्राइब है, इसको और आप देख लेंगे तो ये पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पे यानी कि जो केन्या कंट्री है, ठीक है, केन्या में हमें ये यहाँ पर मिल जाएगा। केन्या हमारा ये रहा, और केन्या में कौन सा जो ट्राइब है वो मिल रहा होगा? मसाई नाम का जो ट्राइब मिल रहा होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू को देख लिया है जो अफ्रीका के बारे में। आगे से अब अगर जो देखो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग का मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर गोल्ड का काफी जो खनन है वो होता है, इसलिए जोहान्सबर्ग को हम गोल्ड सिटी के रूप में यहाँ पर जान रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारा जो है सोना मिलता है। इसी तरह जब मैंने आपको किम्बरले बताया था, तो किम्बरले के बारे में आप लिख लेंगे, किम्बरले को बोलते हैं जो है डायमंड सिटी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि डायमंड सिटी और गोल्ड सिटी किस किस को बोलेंगे? डायमंड सिटी हो जाएगा हमारा किम्बरले, और जो गोल्ड सिटी हो जाएगा हमारा अफ्रीका। ठीक है, उस तरह से आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे अफ्रीका के जितने सारे, हर जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की विशेषताएं क्या मिलेंगी, उन कंट्रीज की विशेषताओं के साथ जितने भी हमारे नदी होंगी, पहाड़ होंगे इंपॉर्टेंट, वो उन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम हमारा जो पूरा अफ्रीका है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम यहाँ पर इस तरह से 3-4 वीडियोस के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें पसंद आ रही हैं, अगर आप जीएस उमर की इनिशिएटिव्स को आप पसंद कर रहे हैं, आप कुछ लाभ ले पा रहे हैं अपनी तैयारी में, तो प्लीज जीएस उमर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और जो वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।